नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक सिंह। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल दोस्त सर पर। आज हम NCERT की कक्षा 6 की इतिहास विषय का अध्याय नंबर 5, जिसका शीर्षक है राज, राजा और एक प्राचीन गणराज्य, इसके बारे में जानेंगे। पिछले 4 अध्यायों को देखने के लिए प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरा आपसे अनुरोध है, मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। साथ ही साथ इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। चलिए देखते हैं। और हम आज जानेंगे एक राज्य और एक प्राचीन गणना। प्राचीन गणना अध्याय 1 में आपने पढ़ा कि एक बड़ा राज्य, एक या महाजनपद मगध, हम उसके बारे में आज जानेंगे। अध्याय 5, राज, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। गणराज्य मतलब जिसका खुद का गणतंत्र हो। अब यहाँ भारत एक गणतंत्र का राज्य है। देखिए, गणराज्य। चुनाव का दिन। देखिए, हमने जाना है कि NCERT के कक्षा 6 के इतिहास में शुरू में एक पटकथा के लिए एक कहानी लेते हैं, जिसमें कोई बच्चा अपने आसपास की चीज़ों को देख के उसके बारे में परिकल्पना कर रहा होता है। क्योंकि इतिहास जो है परिकल्पना का विषय है, कोई प्रयोगात्मक विषय नहीं है कि विज्ञान की तरह इसमें प्रयोग की। इसमें परिकल्पना जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आप इतिहास की संरचना नहीं कर सकते। जब आप किसी चीज़ की परिकल्पना करेंगे कि ये आज ऐसे है तो पहले कैसे था, या आज जो स्वरूप है इसका क्या वैसा स्वरूप पहले भी था, तो परिकल्पना है। तो उसी कहानी का एक रूप है। इस अध्याय की कहानी है चुनाव का दिन। जब शंकरन उठा तो उसने देखा कि उसके नाना नानी वोट डालने जा रहे थे। दरअसल वो चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। शंकरन जानना चाहता था कि आखिर वो इतने उत्साहित क्यों थे। उसके नाना जी ने उससे जल्दी में समझाने की कोशिश की और कहा, आज हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं। देखिए, चुनाव का दिन, ये चुनाव क्योंकि भारतीय गणतंत्र है। कैसा गणतंत्र है? जिसमें प्रजातंत्र है, मतलब जिसमें प्रधानमंत्री का चुनाव प्रजा द्वारा किया जाता है। परंतु अपितु में या पिछले दिन इतिहास में ऐसा नहीं होता था। एक राजा होता था, राजा के बाद उसका बेटा राजा होता था, उसके बेटे के बाद उसका बेटा राजा, यानी वंशानुगत चलता रहता था। जब कोई दूसरे राज्य का राजा उस राज्य पर आक्रमण करके उस राज्य को समाप्त कर देता था तो वहाँ उसका शासन शुरू हो जाता था। परंतु आज ऐसा नहीं है। तो हम इतिहास के बारे में जानना है। अब जब शंकरन ने देखा कि शंकरन ने नाना ने बताया कि हम अपने शासकों को चुनाव करने जा रहे हैं, तो शंकरन ने सोचा कि पहले कैसा स्वरूप था। तो स्वरूप के बारे में चर्चा करेंगे इस अध्याय में। चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी थी कुछ लोग शासक कैसे बने। अब देखिए, कुछ लोग शासक कैसे बने। सबसे पहली जो परिकल्पना हुई कि अगर कोई राजा, हमें जिसके बारे में हमें जानकारी मिलती है कि ये राजा था, यह इसका शासनकाल इस वर्षों था, तो कैसे राजा बना। तो पहला प्रश्न उठता है, कुछ लोग शासक कैसे बने। लगभग 70 वर्षों से हम अपने शासकों को चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं। देखिए, भारत आज़ाद हुआ 1947 में। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ तो हम एक गणराज्य बने, एक गणतंत्र बने। और देश का पहला चुनाव, आम चुनाव, जिसको जैसे हम लोग लोकसभा का चुनाव कहते हैं, का चुनाव, जिसमें प्रधानमंत्री चुना गया चुनाव द्वारा। हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को चुना गया चुनाव द्वारा। ठीक है, पहली बार उनको चुना गया था संविधान सभा द्वारा। लेकिन 1952 में 1952 में पहली बार चुनाव हुआ और चुनाव द्वारा लोगों ने प्रधानमंत्री को चुना। हमने अध्याय 4 में पढ़ा है कि कुछ राजा संभवतः जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे। परंतु करीब 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। देखिए, हमने अध्याय 4 में पढ़ा कि कुछ लोग राजा जन के राजा थे। वो क्या होता था कि लोग समुदाय में रहते थे और जो सबसे ताकतवर इंसान रहता था, जो सबसे कुशल योद्धा होता था, उसको राजा चुन लेते थे। उनके पास कोई बेहतरीन संगठित सेना नहीं होती थी। लेकिन आज से करीब 3000 वर्ष पूर्व राजा बनने की प्रक्रिया चेंज हुई। कुछ यज्ञ करके राजा बन गए। यज्ञ कैसे? जिसको कहते हैं यज्ञ यज्ञ, जो राजा राम ने भी किया था, यज्ञ यज्ञ। अब यज्ञ यज्ञ के बारे में पढ़िए।
अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था। इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था? अश्व माने घोड़ा। तो इसमें क्या होता था कि एक घोड़ा होता था, उसको सजा धजा के उसके ऊपर सूचना लिख के उसको छोड़ देते थे। अब क्या होता था, इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। मगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब ये होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज़्यादा शक्तिशाली था। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। देखिए, समझिए अश्वमेध यज्ञ क्या होता था। इसमें क्या होता था, एक घोड़े को जिस राजा को ये यज्ञ करना होता था तो एक आयोजन करता था और एक घोड़े को छोड़ देता था। वो घोड़ा जिस राज के राजा से जाता था, अगर किसी राज के राजा को लगता था कि जिस राजा ने अश्वमेध यज्ञ किया है हम उसको हरा सकते हैं, वो हमसे कमज़ोर है, तो उसको रोक लेता था। और फिर अगर रोक लिया तो उसको लड़ाई करनी पड़ेगी। लड़ाई में जो जीतेगा वो राजा हो जाएगा। लेकिन अगर किसी राजा ने जाने दिया तो इसका मतलब ये होता था कि वो जो राजा जिसने जाने दिया वो जानता है कि जो अश्वमेध यज्ञ कर रहा है उससे अधिक शक्तिशाली है और उसकी दास्ता वो स्वीकार कर लेता था। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा, पुरोहितों माने विशिष्ट पंडितों द्वारा किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। देखिए, जो पुरोहित थे उनको दान दक्षिणा या उपहारों से सम्मानित किया जाता था। अब अश्वमेध यज्ञ जो कर रहा है उसको बहुत शक्तिशाली माना। देखिए, आप शक्तिशाली है तभी आप अपने वर्चस्व के या अपने शक्तिशाली होने का प्रमाण देंगे। जब आप शक्तिशाली नहीं होंगे तो कैसे प्रमाण देंगे? यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा इसके लिए उपहार लाते थे। यज्ञ में जितने भी राजाओं को आमंत्रित किया जाता था उनके लिए उपहार लाते थे। एक शिष्टाचार था। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन में बैठा दिया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजाओं के विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था। राजा के सगे संबंधी, खासकर उनकी रानियों पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया देखना पड़ता। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। विश्व अथवा वैश्य जैसे समान लोग उपहार लाते थे। जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते तो उन्हें अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। ये बताया कि अनुष्ठान कैसा होता। अब इसकी परिकल्पना कीजिए कि एक अश्वमेध यज्ञ हो रहा है, जो राजा कर रहा है उसको एक मुख्य स्थान दिया। देखिए, जो भी प्रमुख व्यक्ति होता है उसको मुख्य स्थान देते हैं ना, मुख्य अतिथि को, तो उसको एक प्रमुख स्थान दिया। उसको एक राज सिंहासन पे या बाघ की खाल पे बैठा दिया। आसपास उसके यज्ञ चल रहे हैं। पुरोहित पवित्र जल के साथ वो छिड़काव करके अनुष्ठान कर रहा है। राजा के सगे संबंधी मतलब रानियों पुत्रों को भी बहुत अनुसरण करने होते थे। और बाकी जो राजा होते थे वो ये सब बैठ के केवल देखते थे। तो आप परिकल्पना कीजिए कि कैसा माहौल होता था। किसी मूवी में आपको देखने को मिल जाएगा। अच्छा, जिन्हें शूद्र के मानते थे पुरोहित, उन्हें अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे। वर्ण, देखिए वर्ण व्यवस्था, इसके बारे में समझिए कि वर्ण व्यवस्था क्या है। ठीक है, इस समय उत्तर भारत में खासकर गंगा जमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए। ऋग्वेद के रचे होने के कारण ये उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते हैं। इस समय उत्तर भारत में खासकर गंगा जमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए। ऋग्वेद के रचे होने के कारण उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते हैं। इसके अंतर्गत सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा अन्य ग्रंथ शामिल हैं। तो ये याद रखिए कि ऋग्वेद के बाद जो ग्रंथ रहते हैं उन्हें उत्तर वैदिक ग्रंथ कहते हैं। और सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, देखिए 4 वेद हैं। ऋग्वेद सबसे पुराना है, जिसकी रचना आज से लगभग 3500 वर्ष पूर्व हुई। पिछले अध्याय में हमने बहुत विस्तार से इसको जाना। और इसके अंतर्गत 4 और वेद हैं, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अन्य ग्रंथ शामिल हैं। पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान, उनके संपादन की विधियाँ बताई गई हैं। इसमें सामाजिक नियमों के बारे में बताया गया है। उस समय समाज में कई समूह थे, जिनमें पुरोहित,
योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाला तथा जंगल में रहने वाले लोग शामिल थे। जहाँ कुछ पुरोहित तथा योद्धा वैभवशाली थे, वहीं कुछ कृषक और व्यापारी भी धनवान थे। दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, शिकारी, भोजन संग्राहक निर्धन थे। पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया था, जिन्हें वर्ण कहते हैं। उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित थे। पहला वर्ण ब्राह्मणों का था। देखिए, ये जो वर्ण व्यवस्था है ये बहुत पुरानी है देश में, और ये नहीं होनी चाहिए। मेरा जो पर्सनल ओपिनियन नहीं होनी चाहिए। देखिए, उस समय के समाज में जब ग्रंथ रचे गए तो इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियाँ बताई गई। इनमें सामाजिक नियमों के बारे में बताया गया। जब ग्रंथ पुरोहितों द्वारा रचे गए तो उन्होंने अनुष्ठान और संपादन की विधियाँ बताई, सामाजिक नियमों के बारे में बताया। उस समय समाज में कई समूह थे। देखिए, कई समूह उनके कार्यों के हिसाब से। पुरोहित जो पूजा वगैरह कराते थे, योद्धा युद्ध लड़ते थे, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले तथा जंगल में रहने वाले लोग। जहाँ कुछ पुरोहित तथा योद्धा वैभवशाली थे, वैभवशाली मतलब धनवान थे, वहीं कुछ कृषक और व्यापारी भी धनवान थे। कुछ कृषक और व्यापारी भी धनवान थे। दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, शिकारी तथा पशु संग्राहक निर्धन थे। ये निर्धन की श्रेणी में आते थे। पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया, जिन्हें वर्ण कहे हैं। अब उन वर्णों के जो पुरोहितों ने 4 वर्गों में विभाजित किया लोगों को, उनको वर्ण कहा। पहला वर्ण ब्राह्मण वर्ग था। उनका काम वेदों का अध्ययन करना था, जो पुरोहितों ने बताया। अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना था। इसके लिए उन्हें उपहार मिलता था। पहला वर्ण ब्राह्मण, जिनका काम वेदों का अध्ययन, अध्यापन करना और यज्ञ करना। दूसरा था शासकों का, जिन्हें क्षत्रिय कहा गया है। उनका काम था युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना। तीसरे स्थान पर वैश्य या वैश्य थे, जिनके इनमें कृषक, पशुपालक, व्यापारी आते थे। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। वर्णों में अंतिम स्थान शूद्रों का था। इनका काम अन्य 3 वर्णों की सेवा करना था। इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। प्रायः औरतों को भी शूद्रों के समान माना गया था। महिलाओं, शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता है। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मण ही होती है। बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया। अछूत वर्गों में कुछ शिल्पकार, शिकारी तथा भोजन संग्राहक शामिल थे। साथ ही इनमें से वे लोग भी आते हैं जो शवों को दफनाने और जलाने का काम करते हैं। इन लोगों से संपर्क पवित्र माना गया। देखिए, इस वर्ण व्यवस्था को समझिए। ये वर्ण व्यवस्था आज भी है देश में। कैसी है कि जन्म के आधार पे वर्ण व्यवस्था है कि ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण ही होगा, शूद्र का पुत्र शूद्र ही होगा। ये वर्ण व्यवस्था है जो पुरोहितों की, जो कितनी पुरानी है, समझिए आप कि शूद्रों ने 4 वर्ण में। पहला ब्राह्मण, इनको अध्ययन अध्यापन करना था, वेदों का अनुष्ठान करने थे, यज्ञ करना था। दूसरा था शासक, जिन्हें क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सुना होगा आपने। दूसरा क्षत्रिय, जिनका काम युद्ध और रक्षा करना है, यानी शासन करना, या शासक भी कह सकते हैं। तीसरे पे वैश्य है, जिसका काम है कृषक, पशुपालक और व्यापारी। ये वैश्य हैं क्योंकि व्यापारी थे। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को यज्ञ, यानी क्षत्रिय और वैश्य को ये करने का अधिकार प्राप्त था। और सबसे अंतिम वर्ण, जो सबसे अंतिम पायदान पे लोग थे, यानी कि जिनका काम था तीनों वर्णों की, जो 3 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों की सेवा करना, उनको अनुष्ठान करने, यानी उनको कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करने का अधिकार प्राप्त नहीं था। अच्छा, इसमें एक खासियत ये थी कि और जितनी भी और थी वो किसी भी वर्ण की हों, उनको शूद्रों के समान माना गया है। कितनी गलत बात है ना। उनको शूद्रों के समान माना गया। उनको भी शूद्रों के समान वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के स्थान पर होता है। बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया। अछूत में शिल्पकार, शिकारी, भोजन संग्रह। आज भी ये वर्ण व्यवस्था है कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, क्षत्रिय के बेटा क्षत्रिय। साथ ही इनमें वो लोग भी आते हैं जो शवों को दफनाने या जलाने का काम करते हैं। इन लोगों में संपर्क अपवित्र माना जाता है। इन लोगों से संपर्क अपवित्र माना जाता है। कई लोगों ने ब्राह्मण द्वारा अपनाई गई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया आज भी, और समय समय पे बहुत लोगों ने इसका
विरोध किया। कुछ राजा स्वयं को पुरोहितों से श्रेष्ठ मानते थे। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे, जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका हो। कुछ लोगों ने छुआछूत की आलोचना की। इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी, जहाँ पुरोहितों का प्रभाव भी बहुत सीमित था। देखिए, वर्ण व्यवस्था का विरोध सदैव होता है। ऐसा नहीं कि हम आज ज़्यादा संवैधानिक हैं या ज़्यादा लोकतांत्रिक है तो इसका विरोध ज़्यादा होता है, नहीं। इसका विरोध कई लोगों ने समय समय पे किया है, और कुछ लोगों ने जन्म के आधार पे विभाजन को गलत मांगा, कुछ लोगों ने व्यवसाय के आधार पे विभाजन को गलत मांगा, कुछ लोगों ने छुआछूत की आलोचना गलत की, और कई लोगों ने कहा कि जो अनुष्ठान है ये सब लोग करें, वो तो लोगों को अधिकार धीरे धीरे मिलना है, और लेकिन हमें अभी बहुत आगे आना है इसमें। इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र मतलब जो 7 सिस्टर्स हैं, असम मेघालय वगैरह, यहाँ पे सामाजिक आर्थिक असमानता कम थी। क्यों कम थी? क्योंकि वहाँ पुरोहितों का प्रभाव बहुत सीमित था। और जब पुरोहितों का प्रभाव सीमित था तो वहाँ पे वर्ण व्यवस्था भी कम थी। तो जहाँ पे पुरोहितों की वर्ण व्यवस्था नहीं थी वहाँ पे सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी। देखिए, आज भी सामाजिक आर्थिक असमानता हमारे देश में, उसकी एक प्रमुख वजह ये वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था है। जनपद। अब जनपद क्या होता है? महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होता है। कुछ महत्वपूर्ण जनपद मानचित्र 4 में दिखाए गए हैं। ये कट गया है थोड़ा सा, ये बनाते वक्त थोड़ा सा कट गया है। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों में खुदाई की है। देखिए, जनपद मतलब जनों की बसने की, जन यानी आदमियों के बसने की जगह। तो जब जो छोटे राजा थे, मतलब छोटी जगह में थे, जब उन्होंने यज्ञ किया तो उनका राज का विस्तार हुआ। जब उनके राज का विस्तार हुआ तो लोग भी उनके राज में बढ़े, तो लोगों के बसने की जगह को जनपद कहा गया। तो अब वो जन के राजा ना होके, मतलब किसी पर्टिकुलर लोगों के राजा ना होके, जो विभिन्न उनके जनपद थे, मतलब जहाँ पे अलग अलग जगह में लोग रह रहे थे। मान लीजिए कानपुर, लखनऊ जैसे जगह में लोग रह रहे हैं, तो ये जनपद हैं, जिसको आजकल जिला बोलते हैं। तो ये जिलाओं के राजा हो गए। पहले मान लीजिए कानपुर में है तो वो जन के राजा हो, लेकिन वो जन के राजा ना हो गए, वो जनपदों के राजा हो गए। ठीक है, ये कुछ जनपद दिए गए हैं, जैसे हस्तिनापुर, कौशाम्बी, मगध, वैशाली, उज्जैन। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर, एटा के पास अजंतरी खेड़ा इसके प्रमुख हैं। दिल्ली में पुराना किला है, बहुत पिक्चरों में आपने सुना है। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ, हस्तिनापुर यानी कि हस्तिनापुर की राजधानी, और एटा के पास, एटा यूपी में अतरंजी खेड़ा इसके प्रमुख हैं। खुदाई से पता चला है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे, मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलें उगाते थे। लेकिन इन जगह जब खुदाइयाँ हुई ना, जो 3 जगह, दिल्ली में पुराना किला, मेरठ के पास हस्तिनापुर जहाँ पे महाभारत हस्तिनापुर में हुई थी, हस्तिनापुर, एटा के पास अतरंजी खेड़ा। जब इनमें खुदाई हुई तो लोगों को पता चला कि लोग जो रहते थे झोपड़ियों में रहते थे, तब मवेशियों, गाय, बकरियों को तथा जानवरों को भी पालते थे ये। और कौन कौन सी फसलें उगाते थे वे? चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलें उगाते थे। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इनमें से कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, इन पत्थरों पर चित्रकारी की गई है। यह आमतौर पर सरल रेखाओं ज्यामितीय आकृतियों के रूप में है। तो लोग मिट्टी के, क्योंकि खुदाई में मिले ना, मिट्टी के बर्तन मिले खुदाई में, तो इससे पता चलता है कि मिट्टी के बर्तन बनाते थे। इसमें कुछ धूसर, कुछ लाल, धूसर मतलब मिट्टी के रंग का, और कुछ लाल रंग के होते थे।
और कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले जिन्हें चित्रित धूसरपात, चित्रित धूसरपात क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके बर्तनों पे मिट्टी के थे और उन मिट्टियों पे चित्रकारी की गई है, और ये आमतौर पर सरल रेखाएं या ज्यामितीय आकृतियों के रूप में जो चित्रकारी है, तो यह तो सरल रेखाओं में या ज्यामितीय आकृतियों के रूप में है। ये देखिए चित्रित धूसरपात, ये जो है ये एक आपका चित्रित धूसरपात है। ये देखिए इसमें की गई नक्काशी की गई, ये आकृति बनाई गई है। इस तरह के पात्रों में ज़्यादातर थालियाँ कटोरियाँ ही मिली हैं। ये पात्र बहुत ही पतली सतह के सुंदर और चिकने, शायद इनका उपयोग खास मौके पर महत्वपूर्ण भोजन परोसने के लिए किया है ना, शायद, क्योंकि परिकल्पना है ना, ये हमें मिला कैसा, या तो ये कटोरियाँ हैं ज़्यादातर या थालियाँ हैं, और बहुत पतली सतह के हैं। बहुत देखिए कितनी पतली सतह, ये देखिए मोटाई, ये देखिए है ना, बहुत पतली सतह के हैं और सुंदर हैं, चिकने। तो आपके घर पे भी जो आप रोज़ जिन पात्रों में खाते हैं तो वो रोज़ के खाने के हैं, और जब कोई विशेष फंक्शन होता है या कुछ विशेष लोग आते हैं तो मम्मी अलग से निकाल के लाती है ना, वो बिल्कुल चमकीले होते हैं और उसमें बहुत सी डिज़ाइनें बनी होती हैं। तो उसी प्रकार से परिकल्पना है, हो सकता है खास मौके पे ये जो पात्र हैं जिनमें नक्काशी हुई है, जिसमें चित्रित किया गया है, पर वो खास मौके पर महत्वपूर्ण लोगों पर लिए किया जाता होगा। महाजनपद, एक है जनपद, अब है महाजनपद, जो बड़ा, मतलब महा मतलब बड़ा। करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, इसलिए महाजनपद कहा जाने लगा। करीब 2500 वर्ष पूर्व जो कुछ जनपद हो गए महत्वपूर्ण हो गए। महत्वपूर्ण जैसे आपके शहर में, आपके प्रदेश में बहुत से ज़िले हैं, लेकिन कुछ ज़िले जैसे आपके प्रदेश की राजधानी है वो महत्वपूर्ण है क्योंकि आपके प्रदेश की राजधानी है। तो ऐसे ही जो जनपद इन राजाओं के राज क्षेत्र में जो आने थे जनपद, तो उनमें कुछ जनपद महत्वपूर्ण हो गए तो उनको महाजनपद कहने लगे। मानचित्र 4 में कुछ महाजनपदों को दिखाया गया है। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किले बंदी गई थी, अर्थात इसके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। तो ये देखिए महाजनपद क्यों कहा गया, अब महाजनपद है, एक राज्य है वो अधिक महत्वपूर्ण हो गया तो उसकी एक राजधानी बनाई उन्होंने, उसकी एक राजधानी बनाई। महाजनपदों की एक राजधानी होती, अब राजधानी है तो वहाँ पे सब रहते होंगे। आप जैसे भारत की राजधानी दिल्ली है तो दिल्ली में देश का प्रधानमंत्री, देश का राष्ट्रपति भी रहता है, तो उसके लिए एक विशेष सुरक्षा चाहिए ना। आज की डेट में वो एसपीजी है, पर पुराने ज़माने में क्या होता था, राजधानियों किले बंदी कर देते थे, मतलब उसके चारों तरफ दीवार बना देते थे, चाहे वो लकड़ी की, ईंट की या पत्थर की, किसी न किसी तरह की ऊंची ऊंची दीवारें बना देते थे। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डर के अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया। जाहिर सी बात है कि क्योंकि कोई आक्रमण कर ना दे। कुछ राजा अपनी राजधानियों के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति के प्रदर्शन भी करते थे। ये वजह बता रहा कि ऐसा क्यों हो सकता है। पहली वजह कि वो आक्रमण से बचाव चाहते थे दूसरे राजाओं से, दूसरा कि वो अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोग और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी आज सरल हो जाता होगा। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी और लाखों की संख्या में ईंटों तथा पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री पुरुषों तथा बच्चों ने इसके लिए अथक परिश्रम किया होगा। इनके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती होगी। अब राजा सेना रखने लगे थे। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्के के रूप में होता था। इन सिक्कों के बारे में तुम आगे अध्याय में पढ़ोगे। ये देखिए, ये जो स्लाइड है, इस स्लाइड में आपको बता रहा है कि परिवर्तन क्या हुआ। पहले क्या होता था, पहले लोग इकट्ठे होते थे कबीले के या समुदाय के, तो एक व्यक्ति को राजा चुन लेते थे। उनकी कोई स्थायी सेना नहीं होती थी या कोई राजधानी नहीं होती थी, वो सेना नहीं रखते थे। अब क्या हुआ कि एक तो राजधानी होने लगी, राजधानी के चारों तरफ किलों का निर्माण होने लगा। किलों का निर्माण किन वजह से होता था ये भी देख लिया आपने। अब जब इन किलों का निर्माण होगा तो ऐसा तो है नहीं एक व्यक्ति कर देगा,
तो लाखों की संख्या में ईंट और पत्थरों का इंतजाम करना पड़ेगा। तो इसके लिए हजारों स्त्री पुरुष और बच्चों के लिए परिश्रम करना पड़ेगा। तो अब इसके लिए संसाधनों की ज़रूरत पड़ेगी। तो संसाधनों के लिए क्या हुआ, राजा अब सेना रखने लगे। उन्हें निश्चित वेतन दिया जाता था। जैसे आज हमारी सेना है ना, उनको वेतन मिलता है, तो वेतन दिया जाता था। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों के रूप में। आहत सिक्के क्या होते थे कि गोल सिक्के होते थे, उसके ऊपर चोट करके उन्हें सेब दिया जाता था। अब इसी ठीक है, ये परिवर्तन है। ये देखिए कौसाम्बी। कौसाम्बी कहाँ है? यह चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली ईंट की दीवार का अवशेष है। इसके एक भाग का निर्माण संभवतः 2500 साल पहले हुआ। ये दीवार है। जिस दीवारों के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, ये यूपी में एक कौसाम्बी डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, इलाहाबाद के पास, वहाँ पे ये पाई गई ये दीवार है। ये दीवार है, ठीक है। ज़्यादा कर, टैक्स, मिडिल क्लास बहुत परेशान है। अब सुनिए इसके बारे में। देखिए पहले क्या होता था कि सेनाएं कोई निश्चित सेनाएं नहीं होती थी, जो कहीं से वो जीत के लाते थे तो उसको आपस में बांट देते थे। कुछ राजा रखता था, कुछ पुरोहित रखता था, कुछ सब में बांट दिया जाता था। अब क्या हुआ कि जब निश्चित सेनाएं रखने लगे, सेनाएं होने लगी तो नियमित वेतन देने लगे। नियमित वेतन जब देने लगा तो उसके लिए राजधानी हुई, तो उसके रख रखाव के लिए पैसे की जरूरत हुई। तो पैसा कैसे आएगा? सरकार को आय कैसे होगी? सरकार को आय टैक्स से होती। तो उसी के बारे में पढ़ते हैं। कर। महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे, बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की आवश्यकता भी होती थी। अतः महाजनपदों के राजा द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न होकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। देखिए जब राजा विशाल सेना रखेंगे तो सेना को रखने के लिए प्रचुर संसाधनों की जरूरत भी होगी। सेना के बैरक बनेंगे, अस्त्र शस्त्र बनेंगे, वस्त्र बनेंगे, ठीक है। इसके लिए कर्मचारी चाहिए, बहुत से सेना, एक सेना रख रखाव के लिए बहुत सा पैसे की ज़रूरत पड़ती थी। तो अगर उस समय समय पे उपहार, मान लीजिए किसी माँ तो उपहार मिल गया लेकिन किसी माँ नहीं मिला, तो ऐसा नहीं कि वो सेना को भूखे रख देंगे, नहीं। तो अब वो उन्हें नियमित कर वसूलने लगे, क्योंकि नियमित आय चाहिए उन्हें, क्योंकि नियमित खर्च हो रहा है तो नियमित आय भी चाहिए। फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे, क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे। प्रायः उपज का 1/6वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहा जाता था। अब देखिए कर में भाग क्या है? जो फसलों पे जब, क्योंकि आज भी देश के 70% जनसंख्या किसान है, तो पहले तो किसान ही थे ना, तो जो फसलों पे कर लगाते थे तो वो कर पैसों के रूप में नहीं था। वो क्या था कि अगर आपको उपज हुई है, अगर आपको 6 किलो अनाज हुआ तो 1 किलो अनाज कर के रूप में आपको देना पड़ेगा, जिसे भाग कहा जाता था, उपज का 1/6वां हिस्सा। कारीगर के ऊपर भी, अब कोई कारीगर है तो उसके ऊपर भी कर लगाया जाएगा। तो कैसे कर लगाए? वो श्रम के रूप में, कारीगर श्रम के रूप में। कैसे कि जैसे कि एक बुनकर, लोहार या सुनार को राजा के लिए महीने में 1 दिन काम करना पड़ता था। अब मान लीजिए कोई बुनकर है, कोई लोहार है, कोई सुनार है, तो राजा के लिए महीने में 1 दिन काम करेगा। कैसे भाई? बुनकर है तो वो कपड़े बना सकता है ना सेना के लिए 1 दिन। अब अगर मान लीजिए 30 कारीगर हैं या 30 बुनकर हैं महाजनपद में, तो डेली एक अगर काम करेगा तो वो उनके कपड़े तैयार हो जाएंगे ना। पशुपालकों, जानवरों को तथा उसके उत्पाद के रूप में करते हैं। अब पशुपालक जो हैं, या तो जानवर या उनके उत्पाद, मान लीजिए कोई जानवर है जैसे मुर्गा या मटन जो लोग खाते हैं, तो हो सकता है वो देना पड़े, नहीं, या उनके उत्पाद यानी कि अगर गाय भैंस है तो दूध के रूप में उनका कर देना पड़ेगा। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर कर देना पड़ता था। आखेटकों और संगाहों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी। तो आप जब ये पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि हर तरीके के लोगों को कर देना पड़ता था। ये कर उनके प्रोफेशन के, उनके व्यवसाय के हिसाब से अलग अलग था। किसको के लिए उनको उपज देना पड़ता था, कारीगर के लिए उनको श्रम के रूप में देना पड़ता था, पशुपालक को उनको उत्पादों को देना पड़ता था, व्यापारी अपना जो सामान खरीदता बेचता था उस पर कर देता था,
जो उस पर लाभ मिलता था, जो हानि होती थी। अखेटा क्या संग्राहक, जंगल से जो वस्तु मिलती थी उस पर कर देना पड़ता था। तो बेसिकली कर हर व्यक्ति को देना पड़ता था, जो आज भी है। कृषि में परिवर्तन। अब इस युग में कृषि में 2 परिवर्तन आए। देखिए कैसे। अब हल के फाल अब लोहे के, हल के फाल जो नीचे लगा होता चिकना चिकना, कभी आप हल देखिएगा, अब तो हल नहीं है, अब तो ट्रैक्टर वगैरह हैं। तो हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से खोदा जा सकता था। लेकिन लकड़ी क्या होती थी, कठोर अगर लकड़ी है तो ठीक है, नहीं तो अगर कठोर ज़मीन है तो लकड़ी टूट जाती थी। लेकिन लोहे से क्या है कि उसको अच्छे से जुताई हो जाती है। इससे फसलों की उपज बढ़ गई। दूसरे लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू किया, अर्थात खेतों में बीज छिड़क कर धान उपजाने के बजाय धान की पौध तैयार करके उसका रोपण शुरू किया गया। ये आज भी होता है। कभी आपको मौका मिले तो गांव जरूर जाइएगा, धान की खेती देखेंगे। पहले क्या होता है कि छोटी सी जगह में बीज छिड़क के छोटे छोटे जब पेड़ निकल आते हैं तो उन पेड़ों को लेकर रोपाई करते हैं, फिर वो बड़े खेतों में लगाए जाते हैं। तो ये इसी युग में शुरू हुआ, जो आज भी चल रहा है। अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा लोग पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगी। इसमें कमर तोड़ परिश्रम लगता था। ये काम ज़्यादातर दास दासिया भूमि खेतिहर मजदूर कम कार करते थे। तो अब क्या हुआ, रोपण। देखिए रोपण आज भी ना गाँव में, आज भी गांव में जन लोग करते हैं, जो गांव में जन मजदूर कहते हैं। तो उसी उस वक्त उसको दास दासी या भूमिहर, जो भूमिहर मजदूर होते थे वो करते थे, उनको कम कार कहते थे। तो क्या ये एक बार देखिएगा जरूर, यूट्यूब में मिल जाएगा, यूट्यूब में सर्च करिएगा रोहन दान का रोपण, तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा रोपण क्या है। मगध। अब मगध के बारे में जानेंगे। एक गणराज्य जो हम लोगों ने कहा था ना, मगध के बारे में। लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी। ये यातायात, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए महत्वपूर्ण थी। तो मगध महत्वपूर्ण जनपद क्यों बनी, क्योंकि ये इसमें 2 नदियां थी, एक गंगा और एक सहायक नदी सोन नदी। अभी अगर आगे मानचित्रों को मैं दिखाऊंगा आपको मगध, तो बहती थी। अब इससे क्या होता था, इससे उनको यातायात, जल वितरण और ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए महत्वपूर्ण थी। तो ये दोनों नदियाँ यातायात में भी महत्वपूर्ण थी, जल वितरण में महत्वपूर्ण थी और ज़मीन को उपजाऊ बनाने में महत्वपूर्ण थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर और उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लाया जाता था। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियाँ तथा रथ बनाने की लकड़ियाँ मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें हैं, मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए बहुत उपयोगी है। अब देखिए सब कुछ है ना मगध के पास, इसलिए महत्वपूर्ण जनपद बन गया। आज भी जिस शहर में, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर जैसे शहरों में जहाँ पे सब कुछ है, वहाँ पे तेज़ी से शहरीकरण हो रहा है ना। वजह वही है कि जहाँ पे सुविधाएं मिलेंगी वहाँ पे व्यक्ति रहेगा। तो मगध में क्या सुविधाएं थी कि 2 नदियाँ थी, एक तो गंगा और सोन। इसकी वजह से जो यातायात था वो सुगम था, जल वितरण सुगम था पूरे जनपद में, और जब 2 नदियां हैं तो जो ज़मीन थी वो भी उपजाऊ थी। अच्छा ये तो ठीक है, ये तो एक पहलू है। दूसरा पहलू ये भी था कि एक जो हिस्सा था मगध का उसमें जंगल था, और उस टाइम जंगल अत्यधिक महत्वपूर्ण था। क्यों? क्योंकि लकड़ियों से घर भी बनते थे, गाड़ियाँ भी बनती थी, रथ भी बनते थे। ठीक है, आग जलाने के भी लिए ही लकड़ियों का भी प्रयोग होता था। तो जंगल से इन सब चीज़ों की पूर्ति हो जाती थी। अब हाथियों को, जो जंगल में हाथी रहते थे, उनको पकड़ के प्रशिक्षित करते थे और सेना के में यूज़ करते थे हाथी। ये भी एक वजह थी। अब इन सभी के बाद जब मजबूत हथियार बनाने के लिए उनको क्या चाहिए था, लोहा। और यहाँ पे लोह अयस्क की खदानें आज भी, मगध का जब आप क्षेत्र देखेंगे, अगर 1 मिनट अगर मुझे दिखे कहीं मैप में तो आपको शायद ज़्यादा अच्छे से समझ आए। 1 मिनट। मगध ये देखिए, मगध है जो ना, आधुनिक बिहार है ये जो एरिया है, और ये बिहार और झारखंड है जहाँ आज भी लोह है बहुत ज़्यादा है। और आप गंगा नदी, ये
ये देखिए, ये गंगा नदी है ना, ये ऐसे आ रही है, और ये आपकी सोन नदी है, देखिए ना, दो नदियाँ हैं। यातायात, यहाँ पे लो एक्स, इस यहाँ पे इनका एक साइड पे जंगल था काफ़ी, है ना, तो इसलिए मगध एक महत्वपूर्ण जनपद बन गया। ठीक है, तो अब देखिए, मगध दो बहुत ही शक्तिशाली शासक, मगध में दो शक्तिशाली शासक हुए, एक था बिंबिसार, एक था अजातशत्रु, इसको अजातशत्रु भी कहते हैं। अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे। महापद्मनंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे, उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग तक फैला लिया। तो दो शासक थे, एक बिंबिसार और अजातशत्रु। तो ये अपने हर जो आसपास के जनपद थे वो जीतने के हर संभव प्रयास करते थे। पद्मनंद एक और शासक हुए, उन्होंने उत्तर पश्चिम तक इसको फैला लिया। बिहार में राजगृह, आधुनिक राजगीर, जो आजकल राजगीर है उसको राजगृह बोलते थे पहले, कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र, जो आज पटना है, यानी कि जो बिहार की राजधानी जिसका पूर्व नाम है पाटलिपुत्र, वो बाद में मगध की राजधानी। पहली राजधानी कौन थी? राजगृह यानी राजगीर। 2300 साल पहले से पहले की बात है, मैसेडोनिया का एक राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल न होने पर वह मिस्र और पश्चिम एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। भारतीय उपमहाद्वीप के व्यास नदी के किनारे पहुंच गया। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल रथ और हाथियों की बड़ी सेना थी। सिकंदर के बारे में आप सब जानते होंगे। सिकंदर एक बहुत बड़ा राजा था, वो पूरे विश्व को जीतना निकला था। तो जब भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी किनारे पहुंचा तो उसके सिपाहियों ने देखा जो भारतीय शासक है उनके पास पैदल रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी, तो वो घबरा गए, उन्होंने इनकार कर दिया। वज्जी एक संधि है, देखिए अभी इसके बारे में पढ़िएगा, उस ध्यान नहीं दिया, मैं आपको दिखा देता, चलिए मैं दिखा दूंगा। वज्जी, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। उसके नज़दीक ही वज्जी राज्य था जिसकी राजधानी वैशाली आज बिहार है। वैशाली आज भी बिहार में एक वैशाली डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गण या संघ कहते थे। देखिए मगध में तो शासन व्यवस्था थी कि एक शासक था, उसके नीचे मंत्रीगण वगैरह थे, पर इनकी एक अलग, उनके जस्ट बगल में एक राज्य था वज्जी राज्य, जिसकी राजधानी थी क्या थी? वैशाली बिहार। उसमें एक शासन व्यवस्था थी जिसे गण या संघ कहते हैं। अब इस गण और संघ के बारे में पता करिए। गण या संघ में कई शासक होते थे, कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास तथा कमकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। देखिए इसमें क्या होता था कि एक राज्य है, उसमें मान लीजिए अब उत्तर प्रदेश मान लीजिए, तो इसमें क्या है कि अभी एक शासन व्यवस्था है। इसमें क्या है कि एक राजा है, मुख्यमंत्री को अगर राजा मानते हैं तो एक राजा है वो जो पूरे 75 जिलों पर राज कर रहा है। उसके नीचे अलग अलग मंत्री हैं, हर जिले का एक डीएम है जो उसके नीचे काम कर रहा है, पर राजा क्या है? एक ही है। लेकिन वज्र में क्या था कि इन 75 जिलों का जो डीएम होता था या जो डीएम होता था वो राजा कहलाता था। तो कोई एक राजा नहीं होता था, ये 75 राजा हो गए। और ये 75 राजा आपस में बैठ के तय करते थे कि अगर किसी ने आक्रमण कर दिया तो क्या करना है। ये बातचीत करते थे, आपस में बैठ के बहस करते थे, वाद विवाद करते थे और तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। तो कोई एक राजा ना होकर ये 75 राजा हो गए। तो ये गण और संघ होते थे। बुद्ध तथा महावीर जिसके बारे में तुम आगे अध्याय में पढ़ोगे, दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे। देखिए बुद्ध और आज महावीर दोनों ही गण से संबंधित थे। बहुत साहित्य में संघ के जिनका बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। गण शब्द का प्रयोग कई शब्दों वाले समूह के लिए किया जाता है। संघ अर्थात संगठन या सभा। तो गण का देखिए क्या है, गण का जो मेन अर्थ है
वो है कई सदस्यों वाले समूह, और संघ का अर्थ है संगठन या सभा। तो संगठन में भी कई सदस्य होते हैं, सभा में भी कई सदस्य होते हैं, वही गण का भी अर्थ है, वही कहा है। अजातशत्रु और वज्जिक संघ। देखिए, मगध एक शक्तिशाली राज था, वज्र एक उसके बगल में अलग राज था। अभी हमने पढ़ा कि अजातशत्रु हर राज्य जनपद को जीतने के हर संभव प्रयत्न अपनाते थे। तो अब उसी अजातशत्रु वज्र संघ को भी अपने राज्य में मिलाना चाहता था। तो उन दोनों के बीच में क्या परिस्थितियां बनी वो देखिए। वज्र संघ का यह वर्णन दीघ निकाय से। दीघ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए हैं। इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया है। तो दीघ निकाय क्या है? एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के व्याख्यान लिखे गए हैं। और कब लिखा गया है? 2300 साल पहले। तो उसमें ये वर्णन मिलता है। उसमें किसका वर्णन? वज्र संघ का वर्णन मिलता है। तो क्या वर्णन मिला देखिए। अजातशत्रु वज्र संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री वस्कार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। उन्होंने वस्कार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा कि हम वज्र संघ पर आक्रमण करना चाहते, क्या करें। तो बुद्ध ने उनसे पूछा, किससे पूछा? मंत्री से, क्या वज्र सभाएं नियमित रूप से होती हैं तथा उसमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं? जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है तो उन्होंने कहा वज्र संघ तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक। तो जब मंत्री बुद्ध के पास गया तो बुद्ध ने उनसे पूछा कि वज्र संघ जो है या वज्र जो राज्य है, क्या आज भी सभाएं नियमित रूप से करते हैं और सभाओं में क्या सभी उपस्थित होते हैं? तो उन्हें पता चला कि हाँ, ऐसा होता है। तब उन्होंने कहा कि वज्रवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान, समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे। ये जो बातें हैं आज के जीवन में भी तार्किक हैं, आज भी तार्किक हैं। क्या करते रहेंगे? जब वो सभाएं करते रहेंगे, पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल के काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान, समर्थन, उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे, ध्यान देते रहेंगे। ये आज भी पारंपरिक है। अगर भारत देखिए, भारत एक राज्यों का संघ है, तो देश का प्रधानमंत्री जब कोई मीटिंग लेता है तो इन राज्यों के मंत्री अगर नहीं आएंगे, राज्यों के मुख्यमंत्री नहीं मिलजुल के काम करेंगे, तो देश का विकास नहीं हो पाएगा। क्योंकि देश बना इनसे, देश कोई एक अलग नहीं है, देश बना इनसे। तो जब सभाएं पूर्ण और नियमित सभाएं, अगर प्रधानमंत्री चाहेगा कि हम राज्यों से सभाएं ना करके हम अपने हिसाब से चलेंगे, तब वो भी नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर राज्य चाहेंगे कि सभाएं या मीटिंगें में ना जाके हम अपने राज्य को अपने हिसाब से चलाएंगे, तब भी देश विकास नहीं कर पाएगा। तो आपस में मिलजुल के काम करना पड़ेगा। आज भी वही परिस्थितियाँ हैं। नियमित समय मीटिंगों में जाना पड़ेगा, बड़ों का सम्मान करना पड़ेगा, उनका समर्थन करना पड़ेगा, उनकी बातों पे ध्यान देना पड़ेगा। देश का प्रधानमंत्री, देश का राष्ट्रपति सबसे बड़ा होता है। आपको उनकी बातों पे, राज्य के मुख्यमंत्री को उनकी बातों को सम्मान देना पड़ेगा, उनका समर्थन करना पड़ेगा, उनकी बातों पे ध्यान देना पड़ेगा। पारंपरिक जो नियम बनाएंगे, संघ फेडरल सिस्टम के जो नियम है, का सम्मान करना पड़ेगा। खाली राजनीति के लिए विरोध करेंगे तो देश शायद पीछे ही जाएगा, आगे नहीं जाएगा। राजनीतिक विरोध से ऊपर उठ के इन बातों को, बुद्ध की बातों को ध्यान करना पड़ेगा। वज्र महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। शहरों तो गाँव में चैत्यों का रख रखाव करेंगे। विभिन्न मतावली संतों का सम्मान करेंगे, उनके आने या जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। ये भी आज के ज़माने में अगर हम किसी, देखिए, यत्ति नारी पूते रमनते तप्त देवता, ये तो कहते हैं ना। तो वैसे ही अगर वज्र संघ महिलाओं का सम्मान नहीं करेंगे तो उन्हें जीता जा सकता है। लेकिन जब तक उन्हें आप सम्मान करते रहेंगे, तब तक आप उन्हें बंधक नहीं बना पाएंगे। भिन्न मतावलंबी, मतावलंबी मतलब धर्म, अलग अलग मत होते थे, उनके संतों का सम्मान करना पड़ेगा। आज के दक्षिण पंथ, वामपंथ,
ये अलग अलग पंथ है ना, अलग अलग मत है ना, तो इनके सबके लोगों का आपको सम्मान करना पड़ेगा। कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे, इसके बावजूद उनका राज अब से लगभग 500 साल पहले तक चलता रहा। उसके बाद गुप्त शासकों ने गढ़ और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज में शामिल कर दिया। देखिए, छोटा सा राज्य था, मगध कितना शक्तिशाली राज था, लेकिन ये जो बताई गई बातें हैं, वज्र संघ इन पर चलता रहा। कई राजा, शक्तिशाली राजा इनको जीतना चाहे पर जीत नहीं पाए। 500 साल पहले गुप्त शासकों ने संघ पर विजय प्राप्त के लिए उनको राज में शामिल कर लिया। इसके बारे में तुम आगे पढ़ोगे ये कैसे हुआ, ठीक है। इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त हो गया। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। तथा पीपीटी के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ मेरा निवेदन है कि उससे जुड़िए। तो सारी वीडियोस की पीपीटी आपको फ्री में उसमें मिल जाएंगी। तो डेली करंट अफेयर्स के लिए मेरे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करिए, और जिसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हाँ, मैं आपको वज्र थोड़ा सा दिखा रहा था, ये देखिए, ये है आपका वज्र, ये है ना, ये मगध और उसकी राजधानी ये है। 1 मिनट, यानी कि अगर वज्र संघ देखा जाए तो ये तो ये इसकी राजधानी हो गई। ये मगध है, ये यहाँ तक, उत्तर पश्चिम तक यहाँ तक चला गया था। महापद्मनंद ने यहाँ तक उसको कर लिया, तो बड़ा राज्य था, लेकिन नहीं जीत पाए। क्यों? क्योंकि वो बताई हुई बातों पे मित्र रहा। चलिए, ये चैप्टर समाप्त हुआ। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे अध्याय 6 पे। तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकन पे क्लिक करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।